आप सभी को नमस्कार। ये अपने सेशन 26-27 की पहली क्लास होने वाली है और इस पहली क्लास में हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है अपना चैप्टर नंबर 1 विलियन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम शुरू में पढ़ेंगे विलियन का सामान्य परिचय, विलियन के प्रकार, उसके बाद विलियन की सांद्रता को व्यक्त करना जिसमें द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, पीपीएम, मोल अंश। उसके बाद विलेयता में ठोसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता, द्रव द्रव विलियन, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, आदर्श अनादर्श विलियन, स्थिरक्वाती मिश्रण। उसके बाद हम बात करेंगे अणुसंख्यक गुणद्रव। अनुसंख्यक गुणद्रव में वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरण दाब, प्रतिलोम प्रासरण, एंड में हम पढ़ेंगे असामान्य मौल्य द्रव्यमान और वॉन हॉफ गुणांक। ये चीजें हम इस चैप्टर फर्स्ट में कंसिडर करने वाले हैं। अब इस लेक्चर में जो ये पहला लेक्चर है इसमें मैं आपको बताऊंगा विलियन का सामान्य परिचय और विलियन के प्रकार। तो सबसे पहले बात आती है विलियन की। देखो, अगर हम अपने डेली लाइफ की बात करें तो ज्यादातर चीजें मिश्रण होती है, शुद्ध पदार्थ बहुत कम देखने को मिलता है, हर एक चीज मिश्रण ही देखने को मिलती है। जैसे हम अगर गोल्ड के गहनों की बात करें तो उसमें भी अल्प मात्रा में कॉपर, सिल्वर जैसी धातुएं मिलाई जाती हैं, या हम सुबह सुबह जो टूथपेस्ट करते हैं वो भी कई पदार्थों का मिश्रण है। तो ज्यादातर हमें मिश्रण ही देखने को मिलते हैं और जो अपना विलियन है वो भी एक मिश्रण है। देखो, मिश्रण तो दो प्रकार के होते हैं, समांगी विषमांगी, लेकिन विलियन क्या है, ये एक समांगी मिश्रण है। तो विलियन की परिभाषा अपने ये हो जाएगी, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। अब बात आती है ये समांगी क्या होता है। समांगी मिश्रण का मतलब है जो घटक हम आपस में मिला रहे हैं ये पूरी तरह एक दूसरे में मिल जाते हैं और इनको भौतिक विधियों से हम अलग नहीं कर सकते। तो पहला जो अपने शुरुआत का है, पहला ही इंपॉर्टेंट जो लाइन बन रही है, विलियन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। अब इसको हमने इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दिया, इसका मतलब ये लिखने का आगे आवश्यकता नहीं है, विलियन कहलाता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण है उसी को हम बोलते हैं विलियन। अब विलियन में एक विलेय एक विलायक हो सकता है, उसको हम बोलेंगे द्विअंगी विलियन। दो विलेय एक विलायक हो सकता है, त्रिअंगी। तीन विलेय एक विलायक हो सकता है, चतुरंगी। तो विलियन घटकों के आधार पर द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुरंगी हो सकता है, लेकिन अपने 12th सिलेबस में द्विअंगी विलियन ही है, यानी एक होगा विलेय एक होगा विलियन, सॉरी एक होगा विलेय एक होगा विलायक। अब जब विलेय बनता है, सॉरी विलियन, तो विलियन में दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। ये जो विलेय है ये होता है आपके घुलने वाला, और ये होता है आपके घोलने वाला। ये जब आपस में मिश्रित होते हैं तो अपने एक द्विअंगी विलयन बन जाता है। सोल्यूट सॉल्वेंट परस्पर मिलकर सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। अब विलेय जो घुलने वाला होता है ये सामान्यतः अल्प मात्रा में होता है, अल्प मात्रा में, और ये जो होता है ये अधिक मात्रा में। अल्प से दिक्कत हो रही है तो कम अधिक के कंपैरिजन में कम कर लो भले ही।
तो ये दोनों मिलकर विलयन का निर्माण करेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि हम विलयन के गुणों की बात करें, ज्यादा ऐसे लिखने की बात नहीं है, आप सुन सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बोर्ड पर भी मैं ऐसे ही आपको लिखवा के समझाऊंगा जैसे नोट्स लिखवाए जाते हैं। आपकी मर्जी है, आप चाहे तो बोर्ड का लिखा हुआ नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। और वैसे भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जैसे जैसे क्लासेस चलेगी वैसे वैसे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के रूप में भेजता जाऊंगा। विलयन के गुणों की बात करें थे तो विलयन एक प्रावस्था है। विलयन एक समांगी मिश्रण है, अर्थात विलय और विलायक परस्पर मिश्रित होते हैं पूर्णतया। सेकंड जो गुणधर्म है, विलयन में विलय के कणों का जो आकार है वो सामान्यतः 10⁻⁻7 से 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। विलयन के घटक यानी विलय और विलायक को भौतिक विधियों से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन के गुण उसके घटकों के गुण होते हैं, अर्थात जब विलयन में हम विलय और विलायक मिलाते हैं तो घटक अपने गुण नहीं खोते हैं, उनके गुण बने रहते हैं। और जैसे जैसे विलयन का संगठन बदलता है वैसे वैसे विलयन के गुणधर्म, जैसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और हिमांक का अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, प्राशन दाब, ये परस्पर बदलते रहते हैं। जैसे जैसे संगठन बदलेगा गुण भी बदलेंगे। अब अपने आज का जो टॉपिक जो नेक्स्ट है वो है विलयन के प्रकार। अब इसको आप विलयन के प्रकार पढ़ लो या विलयन का वर्गीकरण कर पढ़ लो, एक ही चीज है। विलयन को जब भी वर्गीकरण की बात आती है तो कोई ना कोई आधार होता है। विलयन को हम दो आधारों पर डिवाइड करते हैं। पहला है विलय की मात्रा के आधार पर और दूसरा है विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो पहला है विलयन के प्रकार में नंबर जो फर्स्ट है हम वो ले रहे हैं, वो है विलय की मात्रा के आधार पर। विलय की मात्रा के आधार पर। और विलय की मात्रा का मतलब है विलय कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। विलय की मात्रा के आधार पर हम विलयन को जो क्लासिफाइड कर रहे हैं उसमें है अपने नंबर एक तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं। दूसरा है सांद्र विलयन जिसको कंसंट्रेट सॉल्यूशन बोलते हैं। तीसरा है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चौथा है असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। पांचवा है अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये विलयन के टाइप है। अब जो तनु विलयन होता है, तनु विलयन वह विलयन जिसमें विलय की अल्प मात्रा उपस्थित हो उसको हम बोलते हैं तनु विलयन। और वह विलयन जिसमें विलय की अधिक मात्रा घुली हुई हो उसको हम बोलते हैं सांद्र विलयन। अब देखो, संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त की मैं बात कर रहा हूं। वह विलयन जिसमें विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, इस प्रकार का विलयन कहलाता है संतृप्त विलयन। और वह विलयन जिसमें और विलय घोला जा सके उसको हम बोलते हैं असंतृप्त विलयन। और वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त मात्रा से अधिक हो, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। इसमें विलय की अधिक मात्रा थोड़े समय के पश्चात अलग हो जाती है और विलयन संतृप्त विलयन बन जाता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मान लो मैंने नमक लिया और इसमें मिलाया वाटर और ये बन गया नमक का विलयन। नमक का विलयन बोल लो या कह दो नमक का जलीय विलयन। तो इसमें नमक घुल रहा है तो नमक विलय है, जल घोल रहा है तो जल विलायक है।
और बन गया नमक का जली विलेन। ऐसे मान लो खाने वाली जो शर्करा है उसके अंदर हम पानी डालकर उसको अगर मिलाए हैं तो शर्करा मिल रही है, घुल रही है, तो शर्करा अपने विलय होगी, और जो पानी है वो शर्करा को घोल रहा है तो वो क्या हो गया, विलायक। अब सपोज करो कि 5 ग्राम आपके जो NaCl हैं वो 500 ml जल में घुल सकता है, यानी 500 ml जल में हम 5 ग्राम NaCl से अधिक NaCl घोल नहीं सकते। तो यदि मैंने 500 ml पानी में 5 ग्राम नमक घोल दिया तो जो विलयन बनेगा उसको हम बोलेंगे संतृप्त विलयन। अब मान लो मैंने 5 ग्राम नहीं घोला, मैंने घोल दिया 3 ग्राम NaCl ही लिया। अब जब मैंने 3 ग्राम NaCl लिया तो इसका मतलब मैं इसमें 2 ग्राम NaCl और घोल सकता हूं, तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन। अब मान लो मैंने 5 ग्राम नहीं लिया, मैंने यहां ले लिया 6 ग्राम NaCl, तो 500 ml में अधिकतम 5 ग्राम NaCl घुल सकता है, उस अधिकतम मात्रा से ही मैंने ज्यादा 6 ग्राम NaCl घोल दिया। अब क्या होगा, थोड़ी देर के बाद इस 6 ग्राम NaCl से 1 ग्राम NaCl तो अलग हो जाएगा, बाकी बन जाएगा पीछे जो है वो क्या बन जाएगा, संतृप्त विलयन। तो जो मैं कहानी कहना चाहता हूं वो कहानी आपके समझ में आई होगी, वह विलयन जिसमें विलायक की अधिकतम मात्रा में, या वह विलयन जिसमें विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, संतृप्त। जिसमें और विलय घोला जा सके, असंतृप्त विलयन। और जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त मात्रा से अधिक हो, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। अब यदि विलय कम है तो तनु, विलय की मात्रा अधिक है तो संतृप्त। अब दूसरा इसका जो टाइप है विलयन के प्रकार का, जो दूसरा आधार है वो है भौतिक अवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार का होता है, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन। तो मैं यहां एक एक करके लिख देता हूं, इसमें हो जाएगा आपने द्रव विलयन, ठोस विलयन, थर्ड गैस विलयन। अब देखो एक बात मैं आपको कहना भूल गया था, विलायक जो है वो विलयन की अवस्था को प्रदर्शित करता है। अब जैसे द्रव विलयन है तो इसमें विलायक जो है वो द्रव होगा, ठोस विलयन में जो विलायक हैं वो ठोस होगा, और गैस विलयन में आपका जो विलायक है वो गैस होगा। तो विलयन क्या हो सकता है, सॉरी विलय, तो इन तीनों में विलायक अलग अलग है, लेकिन विलय क्या क्या हो सकता है, विलय गैस भी हो सकता है, विलय ठोस हो सकता है, या विलय क्या हो सकता है, द्रव। तो ये तो फिक्स है कि ठोस विलयन में विलायक तो ठोस अवस्था में होगा, गैस विलयन में विलायक गैस अवस्था में होगा, और द्रव विलयन में विलायक द्रव अवस्था में होगा। लेकिन विलय ठोस हो सकता है, गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विलायक जब द्रव है तो विलय गैस हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है। तो हर एक विलयन के 3-3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, जैसे द्रव का गैस में विलयन, या गैस का द्रव में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन। तो 3-3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। इन तीनों तीनों कॉम्बिनेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल चॉइस, MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, या आपके शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन है, अति लघुतरात्मक प्रश्न, उनमें से इन टाइप्स में कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है। मैं आपको यह भी बता दूंगा कि आपको ये याद कैसे रखना है, विलय, विलायक और यहाँ विलयन के उदाहरण।
तो अपने विलेय ठोस, द्रव, गैस, विलायक ठोस, ठोस और ठोस। ये तो हो गया नंबर 1 कॉम्बिनेशन। दूसरा जो कॉम्बिनेशन अपने बनेगा उसमें विलेय तो वही ठोस, द्रव, गैस, विलायक द्रव, द्रव, द्रव। ये सेकंड बन गया। तीसरा जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें विलायक की अवस्था क्या होगी? गैस। तो विलेय तो वही रहेगा ठोस, द्रव, गैस, लेकिन विलायक क्या होगा? गैस। गैस, गैस और गैस। तो ये अपने इतने कॉम्बिनेशन बन गए। अब इसको बोलते कैसे हैं? ठोस का ठोस में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन, गैस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, गैस का द्रव में विलयन। ठोस का गैस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन, गैस का गैस में विलयन। एक कैसे बोलते हैं? एक बोलते हैं ठोस में ठोस का विलयन, ठोस में द्रव का विलयन, ठोस में गैस का विलयन। तो गैस का ठोस में विलयन या ठोस में गैस का विलयन एक ही बात है। लेकिन आपको वर्ड को पकड़ना आना चाहिए कि कहना क्या चाह रहा है। जैसे ठोस का द्रव में विलयन, तो ठोस तो विलेय है, द्रव विलायक है। या यूं बोल दें गैस में ठोस का विलयन, तो गैस विलायक और ठोस क्या है? विलेय। अब आपको सोचना ऐसे है कि विलायक अधिक मात्रा में है और विलेय कम मात्रा में, ये तो मैंने समझाया आपको। तो ठोस का ठोस में विलयन, इसमें तो ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। मिश्र धातु या मिश्र धातु, अब मिश्र धातु में जैसे मान लो आपके पीतल है, ये कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। कांसा होता है, कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। तो इसमें विलेय भी ठोस, विलायक भी ठोस, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है ठोस बहुत अधिक मात्रा में है, द्रव कम है। तो ठोस अधिक मात्रा में, द्रव कम मात्रा में, तो सोचो ऐसा क्या हो सकता है? तो ये है NaHG का विलयन। इसको सोडियम अमलगम भी कहते हैं। यहां पर सोडियम जो ठोस है ये विलायक है, मरकरी जो द्रव है ये विलेय है। गैस का ठोस में विलयन, ठोस बहुत ज्यादा है और गैस कम है। तो कई धातुएं ऐसी होती है जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल, ये अपनी सतह पर गैसों का अधिशोषण कर लेती है। तो जैसे प्लेटिनम पर H2 गैस, तो प्लेटिनम की सतह पर हाइड्रोजन गैस अधिशोषित होती है, वह गैस बहुत कम है और धातु बहुत ज्यादा है। तो ये गैस का ठोस में विलयन, या आप इसको यूं कह सकते हैं प्लेटिनम व हाइड्रोजन का मिश्रण। जैसा आपकी इच्छा वैसा आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं सेकेंड टाइप विलयन पर। यहां पर है ठोस का द्रव में विलयन, द्रव बहुत ज्यादा है, ठोस उसमें कम है। तो नमक का जलीय विलयन, शर्करा का जलीय विलयन, ग्लूकोज का जलीय विलयन, जहां मर्जी वो कह सकते हैं ग्लूकोज, नमक कह सकते हो, शर्करा कह सकते हो, इसका जलीय विलयन। फिर है द्रव का द्रव में विलयन, तो खूब है। जैसे एथिल अल्कोहल जल का विलयन, H2SO4 जल का विलयन, HNO3 जल का विलयन, जिसमें दोनों जल है। तो मैं इसमें एक लिख देता हूं, एथेनॉल का जलीय विलयन। गैस का द्रव में विलयन, यानी गैस बहुत कम मात्रा में है, द्रव बहुत ज्यादा है। तो जैसे जल में घुली हुई ऑक्सीजन
ऑक्सीजन बहुत कम है, जल बहुत ज्यादा है। या जल में घुली हुई अन्य गैस है, इसकी जगह आप ये भी कह सकते हैं सोडा वाटर। तो सोडा वाटर जो होता है उसमें जल में कौन सी गैस घुली होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का जल में व CO2 का जल में विलयन। अब आते हैं थर्ड कॉम्बिनेशन पर, ठोस का गैस में विलयन। ठोस जो है वो कम है, गैस बहुत ज्यादा है। तो इसका एग्जांपल है अपने कपूर। जब आप कपूर को बाहर रखते हैं, चूहों को भगाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी होती है, तो उसको बाहर रखते हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है, सीधा द्रव में नहीं बदलता, सीधा गैस में बदल जाता है। तो कपूर जो ठोस है वो किस में घुल रहा है? गैस में। तो इसमें हम कह सकते हैं कपूर का गैस में विलयन बोल दो, गैस में मिश्रण बोल दो। फिर है द्रव का गैस में विलयन, यानी जो द्रव है वो गैस में घुल रहा है। तो एक तो अपने हो जाएगी जल वाष्प, यानी वायुमंडल में घुली हुई जल की बूंदें। एक और अच्छा एग्जांपल चाहें तो वो हो सकता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो द्रव होती है वो वायुमंडलीय गैस में घुलती है। तो क्लोरोफॉर्म जो द्रव है वो धीरे धीरे किसमें घुलेगी? नाइट्रोजन में। तो क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन में मिश्रण, इसके अलावा जल वाष्प जो वायुमंडल में घुली रहती है। एंड में गैस का गैस में विलयन। तो विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण, जैसे वायुमंडल जो है ये विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, नियोन है। तो इसमें हम कहेंगे गैसों का मिश्रण। इसमें घुलने वाली भी गैस है और घोलने वाले भी गैस है। अब सवाल कैसा आ सकता है? सवाल ये आ सकता है कि एक ऐसे विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें द्रव विलय हो और ठोस विलायक हो। तो हम कहेंगे सोडियम और मरकरी, यानी सोडियम अमलगम का विलयन, जिसमें सोडियम जो विलायक है ठोस अवस्था में है, पारा जो विलय है वो कौन सी अवस्था में है? द्रव अवस्था में। या आपको यूं पूछ लिया कह दिया जाए कि कपूर का गैस में मिश्रण, इसमें विलय कौन है और विलय कौन है? तो सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको प्रिपेयर रहना है। तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि आपको ऐसे दिमाग में सोचना है कि विलायक है वो तो बहुत ज्यादा है। जैसे मुझे किसी ने कह दिया कि आप ऐसा उदाहरण बताओ जिसमें विलय द्रव है, विलायक ठोस है, तो मैं कहूंगा ऐसा विलयन है जिसमें विलायक ठोस है, यानी विलायक तो बहुत ज्यादा है, और विलय द्रव है यानी बहुत कम है। तो विलायक ठोस है और जो विलय है वो द्रव है। तो ठोस तो बहुत ज्यादा हो गया, विलय हो गया द्रव। वैसे आप एक 10 सेकंड सोचोगे तो आपके दिमाग में झटाक से ऐसा एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि जिसमें विलय द्रव यानी पारा, विलायक ठोस यानी सोडियम। या आपको पूछा जाए कि द्रव का गैस में विलयन, तो गैस तो बहुत ज्यादा और द्रव कम है, तो हम कहेंगे क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन में विलयन। नाइट्रोजन गैस तो बहुत ज्यादा मात्रा में है और क्लोरोफॉर्म बहुत कम है। या जलवाष्प जिसमें वायुमंडल में जल की छोटी छोटी बूंदें विलय होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो अपना पहला जो लेक्चर था सेशन का वो समाप्त होता है। इसमें हमने पढ़ा विलयन क्या होता है, विलयन कितने प्रकार का होता है, विलय के आधार पर तनु, सांद्र, संतृप्त, असंतृप्त, अतिसंतृप्त, और ये विलय की मात्रा के आधार पर था। दूसरा भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार का द्रव, ठोस और गैसीय विलयन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। उसमें हम मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, पीपीएम, मोल अंश, मोल भिन्न कहें या मोल अंश कहें एक ही बात है, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये एक ऐसा टॉपिक है सांद्रता को व्यक्त करना जहां से 100% हर साल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है। तो हम फिर मिलने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।